सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? फाइनली हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ITCS की यूनिट 4। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से यूनिट 4 आने में इतना डिले हो गया है ना। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी आपकी जो पूरा सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट करा दूं, यानी कि यूनिट 5 भी जल्दी डाल दूं, क्योंकि हमारा पेपर है बहुत जल्द। और हमारी इस यूनिट का नाम है साइंस मैनेजमेंट एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो बेसिकली हम इस पूरी यूनिट के अंदर ये जानने वाले हैं कि हमारे जो एशियंट इंडिया में कैसे हमारी साइंस थी, ठीक है, कैसे और चीज़ें थी, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट कैसे था, टेक्नोलॉजीज़ कैसी थी, कैसे हमारी फिजिक्स थी, क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया का पहले की चीज़ों में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। और सच में जब आप ये यूनिट पूरी देख लोगे ना, आपको अपने इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि हमारा इंडिया पहले कितना अच्छा था, ठीक है, अभी भी अच्छा है ना। अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो मैंने ना यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो पूरे सारे टॉपिक्स हैं ना, ये मतलब पूरा सिलेबस ही है, ठीक है। मैंने पूरा सिलेबस कराया, उसके साथ जितने भी PYQs हैं 3 साल के। एक क्वेश्चन तो जो हमारा 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, एक 2022-23 का हमारा 5th सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। दोनों मैंने कराए हैं, और एक 2021 का पेपर करा दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने ये येलो मार्क कर रखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी देनी है, और पूरी तो वीडियो देख ही लेना, जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें अपने यूनिट को, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। हमारा 2021-22 में ही क्वेश्चन आया था, ये डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, ठीक है। जो हमारी ज्योतिष विद्या थी वो कैसे थी एशियंट इंडिया के अंदर, ठीक है। पहले मतलब ज्योतिष विद्या तो आपको पता होगी ना, जैसे हाथ वगैरह देख के बताते हैं कि आपकी राशि वगैरह से, बर्थ डेट से, कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, कैसे होगा, ठीक है। वो होती है हमारी एस्ट्रोनॉमी। इंडियन एस्ट्रोनॉमी हैज़ अ रिच हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रेजेंट। अगर हम इंडिया की एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, चाहे वो पहले की बात कर लो या अभी की बात कर लो। इंडियन जो एस्ट्रोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। इंडिया के जो ज्योतिष हैं उनकी जो मतलब फ्यूचरिस्टिक जो बातें होती हैं, या फिर वो जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो काफ़ी सही रहता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट केम टू बी एम्फेसाइज्ड एंड क्लोजली ऑब्जर्व, ठीक है। इंडिया के अंदर बेसिकली सबसे पहले ये बात हुई थी कि प्लैनेट का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते कि आपका शनि भारी है, आप पे राहु भारी है, या फिर मतलब इसकी दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, जो हमारा मतलब जितने भी जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें जो भी प्लैनेट्स होते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, उस पर बात की गई थी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर देखेंगे कुछ वेदा थे जिसके अंदर जो हमारा कैलेंडर था वो अलग अलग तरीके से मैंशन था, ठीक है। ऋग्वेदा कैलेंडर, अगर हम ऋग्वेदा के अंदर कैलेंडर की बात करें तो अ ईयर ऑफ 360 डेज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, ठीक है। ऋग्वेदा के अंदर ये बताया गया हुआ है कि जो ईयर है हमारा, एक साल जो है वो 360 दिन की होती है, और 12 सेक्शंस में, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर 5 ईयर हमारा जो युग होता है, या तो वो लूनर हो सकता है या तो वो सोलर ईयर हो सकता है, ठीक है। लूनर और सोलर आपको पता होगा, जो हमारे मतलब लूनर और सोलर का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम यजुर्वेदा की बात करें तो यजुर्वेदा का एक कैलेंडर क्या बताता है कि कंसीडर अ लूनर ईयर ऑफ 354 डेज एंड अ सोलर ईयर ऑफ 365 डेज। अब जो हमारा लूनर ईयर होगा वो हमारा 354 डेज का होगा, और जो हमारा सोलर ईयर होगा वो 365 डेज का होगा, ठीक है। डिवाइडिंग द ईयर इंटू 6 टू मंथ सीजन, ठीक है। ये यानी कि इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर जो हमारा पूरा साल था वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और हर एक पार्ट 2 मंथ का था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा जो सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट पाया गया था वो क्या था हमारा, लाइक कैलेंडर स्टिक्स फ्रॉम द अंडमान से पाया गया था, और जो कि कैलेंडर स्टिक की तरह, अगर मेरे को फोटोज मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लगा दूंगा, ठीक है। और 1200 साल पहले 12,000 साल पहले पाया गया था, और नोटेड लूनर फेसेस बाय वुडन स्टिक। और जो वो वुडन स्टिक थी उससे जो हमारे वो जो मून के जो फेसेस होते हैं ना, अलग अलग, आपको पता होगा अलग अलग मून्स होते हैं, ठीक है। आधा मून होता है, पूरा मून होता है, तो वो है ना लूनर फेस, उस स्टिक से पता लगाया जा सकता था, ठीक है। ऐसे वो स्टिक थी। अब देखो रॉक आर्ट इन कश्मीर। अब कश्मीर के अंदर कुछ रॉक आर्ट्स पाई गई, डिपिक्शन सच एज अ डबल सन एंड अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल डेटिंग बैक 7,000 ईयर रिप्रेजेंटिंग अ सुपरनोवा एंड मेट्रो, ठीक है। अब जो हमारे सुपरनोवा और मेट्रो थे वो भी हमारे जो कश्मीर के अंदर रॉक आर्ट्स पाई गई थी उससे डिपिक्ट किए जा सकते थे, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमें क्या क्या पाया गया था, एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पाया गया था, और डबल सन जैसा कुछ ऑब्जेक्ट पाए गए थे, ठीक है।
अब अगर हम मोहनजोदारो रिंग स्टोन की बात करें तो फाउंड बिटवीन 2619 मतलब इस ये जो पीरियड था इसमें पाए गए थे। और दिस आर्टिफैक्ट विद द ड्रिल्ड होल्ड, इनके अंदर एक मतलब ऐसे थे, मतलब वो स्टोन थे, रिंग स्टोन माने जाते हैं। जैसे रिंग होती है ना हमारी, एक सर्कल होता है उसके अंदर एक होल होता है, वैसे पाए गए थे। एंड इंटरप्टेड एज अ डिफाइड टू ट्रैक सनराइज टाइम्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब उससे ना हम पूरे सनराइज जो होता है ना हमारा, कैसे हमारा सनराइज कब कब होगा हर दिन, वो पूरे ईयर का बता देते थे। ठीक है, तो मतलब ये आप समझ रहे हो, एस्ट्रोनॉमी ऐसे हमारी इतनी अच्छी थी इंडिया की, उसे पहले से ही पता था। ठीक है, सुपरनोवा वगैरह सारी चीज़ें, मतलब पहले तो ना तो टेलीस्कोप वगैरह था इंडिया के पास, लेकिन इतनी अच्छी नॉलेज थी कि वो सब वो डिपिक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। काफ़ी जो मेन चीज़ें हैं वो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड मतलब रॉक आर्ट एंड मोहनजोदारो वाली चीज़ें, मतलब इन्हें याद रखना पेपर में, इन्हें तो अच्छे से लिख कर आना। ठीक है, इन्हें मतलब ये ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, ये आप की पॉइंट्स नोट्स बना लिया करो। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन एस्ट्रोनॉमी। अब एक क्वेश्चन आया था 2022-23 में कि आर्यभट्टा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ज्योतिष वेदांग टेस्ट एस्टेब्लिश सिस्टमेटिक कैटेगरीज इन एस्ट्रोनॉमी बट द मोर बेसिक प्रॉब्लम वाज हैंडल्ड बाय आर्यभट्टा। देखो, ज्योतिष वेदांग जो टेक्स्ट था वो तो पहले से सिस्टमेटिक कैटेगरी में मतलब स्टैब्लिश था, लेकिन जो आर्यभट्टा थे उन्होंने इसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम थी या फिर जो बग आप मान लो, उन्हें हैंडल किया था, उन्हें सॉल्व किया था। ठीक है, ही इज आर्यभट्टाई, आर्य भाटिया। ठीक है, आर्य भाटिया, सॉरी, आर्य भाटिया जो इनकी बुक थी यानी कि टेक्स्ट जो था उसके अंदर उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था। टेक्स्ट इज कॉन्साइज, उसका जो टेक्स्ट था वो काफ़ी कॉन्साइज था, शॉर्ट एंड कंप्लीट एंड कंटेनिंग 121 वर्सेस, और उसके अंदर 121 क्या थे, वर्सेस थे। इट इंक्लूड सेक्शंस, और जो पूरी बुक थी ना वो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड थी। उसमें क्या क्या सेक्शंस थे, एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस थी, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग था, द ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सन। देखो ये तो पता चल गया होगा ना आपकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी ट्रू पोजीशन क्या है, उसकी मेथड्स बताई गई थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सन, मून्स मूवमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, ग्रहण वगैरह को भी आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि कब कब लग सकता है। ठीक है, देख रहे हो आप, इतनी रिच हिस्ट्री थी इंडिया की, ये आर्यभट्टा ने ये सब बताया था। ठीक है, आर्यभट्टा ने सॉरी हाँ ठीक है। अब देखते हैं आगे इंडियन केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे इंडियन केमिस्ट्री के बारे में। देखो, केमिस्ट्री काफ़ी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब समझ नहीं आता, लेकिन पहले के टाइम पे जो इंडियंस थे उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया ने बहुत पहले ही सर्च कर ली थी। ठीक है, वेदास वगैरह में देखो सारी चीज़ें ना पहले से ही मेंशन थी इंडियंस की, तो मतलब अभी भी वो चलती आ रही हैं। ठीक है, यजुर्वेद में जैसे बताया गया था कि सोलर जो ईयर होता है वो हमारा 365 डेज का होता है, वो देख लो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में फैली थी। वॉज द अर्लीस्ट सोसाइटी वॉज हैड द डेवलप एंड इलेबरेट अर्बन, द अर्ली केमिस्ट्री इन इंडिया बिगेन फ्रॉम हियर। जो कि सबसे पहले केमिस्ट्री थी वो कहाँ से बिगिन हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई थी। ग्लास मेकिंग, पोइट्री, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग ऑफ द क्लोथ एंड द टैनिंग ऑफ द लेदर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। वर द मेजर केमिकल आर्ट्स एंड द क्राफ्ट इन द लेटर पीरियड। बहुत जो पहले का समय था जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो सारी क्राफ्ट थे, ये जो सारे आर्ट्स थे, ये सबसे मेजर पॉइंट थे। ठीक है, द alchemical नॉलेज एज पर द एक्टिविटी एक्सपेंडेड। जो हमारा रासायनिक विज्ञान होता है उसी को कहते हैं हम alchemical नॉलेज। ठीक है, ये उस समय क्या हुआ, इस इन एक्टिविटी से क्या हुआ, एक्सपेंड होने लगा। देखो, जब हमारी ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होंगी, जैसे कि पोइट्री है। ठीक है, अब पोइट्री है, पोट्री में क्या होगा कि लोग अपने पोट्स बनाएंगे या फिर मिट्टी की चीज़ें बनाएंगे, उससे क्या होगा कि वो अपनी चीज़ें बेचेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे, तो लोग उसे और देखेंगे कि यार ये कर सकते हैं तो हमें भी पैसे मिल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, चीज़ें एक्सपेंड होंगी। ठीक है, जब कोई भी चीज़ें मतलब कोई करता है ना, तो उससे कोई ना कोई मोटिवेट जरूर होता है। ठीक है, चाहे मैं अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मोटिवेट हो रहे होंगे कि भाई अगर ये बंदा पढ़ा सकता है यूट्यूब पे तो हम भी पढ़ा सकते हैं, तो शायद वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा कि ये जो यूट्यूब पे पढ़ाने की एक्टिविटी होगी वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, अब देखो मेजर केमिकल प्रोडक्ट्स। अब हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 7 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है, जिनको मतलब अगर आपकी केमिस्ट्री इन इंडिया आती है आपके पेपर में तो आप मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है,
पहला है हमारा ग्लास। ग्लास जो आपको पता है ना ग्लास क्या होता है, कांच होता है। मेन फैक्ट्री एट कोपिया यूपी, और यूपी में भी बस्ती में थी, ठीक है, इसकी जो मेन फैक्ट्री थी। पेपर की बात करें तो मेन सेंटर इन मेडिवल इंडिया, यहाँ पर था इसका जो मेन सेंटर था। अभी हम पेपर की आगे और अच्छे से बात करेंगे जब हम राइटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सोप की बात करें तो यूज प्लैनेट लाइक सोप नट्स रिठा एंड सिकाकाई एंड रिठा को मतलब यूज़ करते थे सोप बनाने के अंदर। अब हम डाइंग की बात करें तो मेंशन इन अथर्ववेद के अंदर मेंशन है डाइंग की बातें, कपड़े पे कैसे कलर वगैरह होता है ना। परफ्यूम्स की बात करें तो मेंशन इन भरत संहिता में मेंशन है परफ्यूम की बातें। और इंक की बात करें तो रेसिपी फाउंड इन रसारत्न करा, ठीक है, इसके अंदर इंक की रेसिपी फाउंड थी। और तक्षशिला में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंक को, ठीक है। तक्षशिला आपको पता होगा सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, और उसी के अंदर मतलब इंक को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अल्कोहलिक लिक्वर्स, ठीक है, जो हमारी दारू वगैरह जो बात हो रही है उसमें सोमरस माना जाता था वेदा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्हें याद कर लेना। इन सब चीज़ों को प्लीज़ लिख कर आना, ठीक है, पॉइंट्स सबसे ज़्यादा मेंशन होते हैं। अब हम बात करें अपने AKTU 2022-23 के मतलब 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आई हुई मैथमेटिक्स इन एशियंट इंडिया। अब मैथमेटिक्स बताना यार कैसी है, मेरी तो बड़ी बुरी है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मैथमेटिक्स इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के अंदर मैथमेटिक्स कैसी थी, ठीक है, कैसे लोगों की मैथमेटिक्स थी और कैसे एशियंट इंडिया के लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा शोज दैट द पीपल पोजेस्ड अ गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। अगर हम हड़प्पा के राज्यों की बात करें, अगर वहाँ के गाँव की बात करें, तो वहाँ पर हमें जो घर दिखते हैं या फिर जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो काफ़ी अच्छी दिखती हैं, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी मेजरमेंट और ज्योमेट्री की क्या थी, नॉलेज थी, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे जो वेल सेटेड थे। अगर मेरे को अगर मिल जाती है फोटो वगैरह तो मैं लगा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना, मैं समझता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ जब हम देखते हैं तो उसे हमें अच्छे से याद करने में आसानी होती है। मैथमेटिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शुल्बसूत्र। अब हमारा जो शुल्बसूत्र एक टेक्स्ट था जिसके अंदर जो स्टार्टिंग है मैथमेटिक्स की वो भी बताई गई है, वहीं से जो स्टार्ट हुआ था मैथमेटिक्स। अपस्तंभ एक हमारे प्रेरिस थे जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन 2nd सेंचुरी BCE। एंड उसके अंदर क्या क्या उन्होंने सर्च किया था, एक तो एक्यूट एंगल को सर्च किया था, एप्ट्यूस एंगल को सर्च किया था एंड राइट एंगल को सर्च किया था। और बेसिकली ये जो सारे एंगल्स थे वो किसके लिए यूज़ होते थे, ये यूज़ होते थे हमारी जो हम जब आपने देखा है ना जो फायर की जो फायर बॉर्न कहते हैं है ना, उसे जब जलाते हैं तो उसके अंदर जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं वो हम काफ़ी अच्छे से उसे स्टैंड करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल शेप में। तो उन्होंने ये सारे एंगल देखे कि अगर हम लकड़ियों को ऐसे लगाते हैं तो वो क्या होगा, गिरेंगी नहीं और अच्छे से जल पाएंगी, ठीक है। और अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर इंडिया की जो बात करें की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो पहला था नोटेशन सिस्टम इंडिया ने फाउंड किया था, डेसिमल सिस्टम, यूज ऑफ जीरो, ये सब इंडिया के तरफ से कंट्रीब्यूशन था। आर्यभट्टा डिस्कवर्ड एलजेब्रा। देखो आर्यभट्टा ने जीरो तो फाइंड किया ही था लेकिन उन्होंने एलजेब्रा को भी डिस्कवर्ड किया था और उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, इसी सब चीज़ों से डेवलपमेंट और टिग्नोमेट्री हुई, ठीक है, जिससे कि टिग्नोमेट्री की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। अब हम देखें कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स की, ठीक है, जैसे कि जो हमारे टेक्स्ट वगैरह है, सूर्य सिद्धांत एंड भृत संहिता, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मतलब सबसे अच्छा वर्क माना जाता है इंडियंस का इन मैथमेटिक्स। अब ये किसके लिए यूज होने लगा, फर्दर रिसर्च एंड प्रोग्रेसिस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा फिजिक्स होगा, इंडियंस कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। ये हमारा 2022-23 में आया हुआ है ना। फिजिक्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे हम ITCS में, देख रहे हो। इसे मतलब ये देखो यार, इंडिया कितना मतलब रिच हिस्ट्री है हमारी है ना। मतलब फ्रॉम द वैदिक टाइम्स इंडिया हैज क्लासिफाइड द मटेरियल वर्ल्ड इनटू 5 थिंग्स, ठीक है। मतलब देखो 5 एलिमेंट्स के अंदर आपने हमेशा सुना होगा हर जो एक चीज है, वस्तु है, वो हर एक चीज 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। और जब भी वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उन्हीं 5 एलिमेंट्स में जाके वो मिल जाती है, ठीक है। एक तो पहला था पृथ्वी, अग्नि, माया, अपा एंड अक्ष। इन्हें इंग्लिश में बात करें तो अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड एथर, ठीक है। इन 5 चीजों में से बनी है, ठीक है। तो मतलब ये पहले बताया जाता है वैदिक टाइम्स इंडियंस में बताया गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु। अब देखो जो एटम होता है उसकी जो कॉन्सेप्ट था बहुत पहले इंडिया में आ गया था, ठीक है। एशियंट इंडियन फिलोसफर बिलीव डैट एक्सपेक्ट फॉर एथर, यानी कि अगर हम आकाश की बात ना करें, स्काई की बात ना करें, ऑल द एलिमेंट्स कंप्राइज
मिनिस्यूल यानी कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो मैटर का है, ठीक है। ये देखो ये सब इसके जो छोटा सा छोटा पार्टिकल वो क्या है, मैटर का पार्टिकल है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल वॉज टर्म्ड परमाणु। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया उसे क्या टर्म दे दी, परमाणु, ठीक है। परमाणु सजेस्ट इंडियन फिलोसफर हैड एन एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक डिवीजन। और परमाणु से हम ये समझते हैं कि जो इंडियन फिलोसफर थे उन्हें काफ़ी अच्छी एक नॉलेज थी एटॉमिक डिवीजन्स की, ठीक है। जब भी तो उन्होंने बता पाए कि ये 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इसे परमाणु बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी वैसिके हमारी एक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है, जो कि हमने पिछले यूनिट में 6 इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम पढ़े थे, उसमें से एक है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब ये माना जाता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में 9 सब्सटेंस हैं, ठीक है। 5 तो वो एलिमेंट हो गए। अब फिर होता है टाइम, जिसे काल बोला जाता है, डायरेक्शन और स्पेस, ठीक है, द माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। ये 9 चीजें माना जाता है, मतलब सब्सटेंस है। अब इन 9 चीजों के पास है ना 24 क्वालिटीज है। और कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती है, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये 24 क्वालिटीज भी हैं इनके पास, जिससे पता चलता है कि जो इंडियन फिलोसफर थे उन्हें काफी अच्छी नॉलेज थी फिजिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हीट, लाइट ऑल्सो डिस्कस्ड, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड्स की या हीट की या लाइट की, वो भी पहले के टाइम पर डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन जो तो इंडिया पे पास क्या थे, इक्विपमेंट नहीं थे इतने अच्छे जिससे कि वो और अच्छी रिसर्च कर पाए, ठीक है। पहले के टाइम पे वो जितना वो दिमाग लगा सकते थे वो लगाते थे, ठीक है। काफ़ी मतलब देख रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया से ही डेवलप हुई थी, ठीक है। लेकिन रिसर्च में ना, मतलब अभी भी इंडिया इतना पैसा नहीं लगाती, ठीक है। मतलब इंडिया की ये फॉल्स है कि इंडिया अभी भी रिसर्च में इतना पैसा नहीं लगाती जितनी और कंट्रीज लगाती हैं। सो पहले भी ऐसा ही होता था, रिसर्च में इतना पैसा नहीं लगाया जाता था। हमेशा इंडियंस को क्या करना पड़ता था, या तो उन्हें बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर अपना प्रोजेक्ट शो करना पड़ता था जिससे कि उन्हें लोन मिल सके या फंड मिल सके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सके कोई, है ना। जब जाके उन्हें पैसे मिलते थे, जब वो कुछ कर पाते थे। और इंडियन में ऐसा नहीं हो पाता था। जैसे कि आपने वो देखी होगी सुपर 30, जिसके अंदर ऋतिक रोशन जाता है और फंड के लिए बोलता है, लेकिन उसे नहीं मिलता लोन, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब देखो एग्रीकल्चर तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिच है। एग्रीकल्चर ही है जो जिसकी वजह से इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जब भी मतलब हम प्राउड करते हैं यार अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, जब भी कोई भी बात होती है हम ये बोलते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए हम गांव में जाके कुछ कर लेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। जो मतलब पहले के ज़माने में लोग थे, या फिर हमारे जो एक पीढ़ी के पहले की भी बात करें ना, तो वो सब एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। एग्रीकल्चर इन इंडिया डेट बैक्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, और कुछ साउथर्न पार्ट में भी इंडिया की शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर की। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ग्लोबली। पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छी लैंड थी इंडिया के अंदर ही थी जो एग्रीकल्चर की थी। गुड मॉनसून एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया को अलग से ही एडवांटेज देती हैं कि उसके अंदर एग्रीकल्चर अच्छे से हो। जैसे कि इंडिया के अंदर जो सीजनेस्टिक सिस्टम है, यानी कि मानसून का सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छा होता था, ठीक है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर्स है, यानी कि पानी की कमी इतनी ज़्यादा होती नहीं इंडिया के अंदर। इन एग्रीकल्चर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। जो एग्रीकल्चर था वो एक इकोनॉमी का बैकबोन बन रहा था इंडिया के लिए। की क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जो क्रॉप्स इंडिया के अंदर बोई जाती थी, उगाई जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो थी वीट, राइस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन एंड इंडिगो। और जो सारी थी वो बाद में, जैसे कि तंबाकू, चिलीज, पटेटो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, कैशियो एंड पाइनएप्पल, जो थी वो 16 और 17 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई जब बाहर के लोग इंडिया के अंदर माइग्रेट किए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लैंड मैनेजमेंट एंड इरिगेशन डेवलप्ड। अब जो पहले के टाइम पे भी जो लैंड मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो काफ़ी डेवलप्ड था, ठीक है। ये नहीं कि किसी की ज़मीन कोई भी ऐसे ही हड़प लेता था, वो वहाँ पे मतलब वेल सेटेड एक मेजरमेंट सिस्टम था जिससे कि वो मेजरमेंट करते थे, चाहे वो यूनिट्स अलग हों पहले की, है ना, तो था पर, ठीक है। अब हम मेडिसिन इन इंडिया, इन एशियंट इंडिया, ठीक है। मेडिसिन कैसे रोल अपना अदा करती हैं एशियंट इंडिया के अंदर, ठीक है। एशियंट इंडिया क्या रोल अदा करता है मेडिसिन के अंदर, सॉरी, ठीक है। ये 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्कस, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये एक पार्ट में आया था, ठीक है। मतलब पूरा नहीं आया था, 5 नंबर में आया था। डिसीज, क्योर एंड मेडिसिन वर मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद की ही माना जाता है जिसके अंदर डिसीज, क्योर्स या फिर मेडिसिन का क्या था, इंट्रोडक्शन था या उनके बारे में मेंशन था।
फीवर, कफ, कंजप्शन, डायरिया, ड्रॉपसी, सोर, लेप्रोसी एंड सीजर आर द डिसीज मैंशन। ये सारी डिसीज मैंशन थी और उनके बारे में मैंशन था, ठीक है। द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम इज आयुर्वेदा। जो पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है मेडिकल का, वो क्या है? आयुर्वेदा है, ठीक है। साइंस ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ये। Using herbal medicines and aim to at removing the cause of divers by striking at the root। तो आयुर्वेदा है ना, मतलब एकदम से इंस्टेंटली ठीक नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, वो क्या एम करता है? हर्बल मेडिसिन को यूज करके ये एम करता है कि जो डिसीज है उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उस पे जाओ और उसे खत्म करो, चाहे कैसे भी, ठीक है। विच इज़ हाईली डेवलप्ड, ठीक है। और उसके बाद जो एशियन इंडिया के मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, हाईली डेवलप था पहले भी, ठीक है। और सेंटर्स ऑफ मेडिसिन एंड लर्निंग एट तक्षशिला एंड वाराणसी। अब जो तक्षशिला और वाराणसी थे वो हमारे मेन सेंटर थे मेडिसिन और लर्निंग के, ठीक है। इन चक्र संहिता एंड सुरुत संहिता यूज्ड प्लैनेट एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिन। अब जो ये दो टेक्स्ट थे, इसके अंदर तो ये बताया गया था कि आप कैसे प्लांट और हर्ब्स को यूज कर सकते हो मेडिसिन में। एंड सरंगधरा संहिता यूज फॉर ओपियम, यानी कि अफीम का यूज करते थे इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर मेडिसिन में, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट याद रखना, इन दोनों टेक्स्ट का नाम और इसका नाम, ठीक है। मैं खुद याद नहीं रख पाऊंगा शायद, पर आपको कोशिश करनी है याद रखने की। अब हम मेटलर्जी इन एशियंट इंडिया, है ना, मेटल्स वगैरह की बात कैसी थी एशियंट इंडिया के अंदर, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, ग्लोइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, कैसे उसे प्योरीफाई करते थे और कैसे उसे ग्लो देते थे और कैसे उसका यूज करते थे, ठीक है। इन सब की अगर बात करें तो उसे कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। फॉर ओवर 7000 ईयर इंडिया हैज अ हाई ट्रेडिशन ऑफ मेटलर्जिकल स्किल्स, ठीक है। अगर 7000 साल पहले की भी बात करें तो इंडिया के पास बहुत अच्छी स्किल थी मेटलर्जी के अंदर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी वो जो बनाते थे। द पोट्रीज, ब्रोंज एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो पोट्रीज हैं या फिर ब्रोंज के या फिर कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स वो पाए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। काफ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर में बात होती है। बाय द 1st century AD मास प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड ऑफ अलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रोंज वर टेकिंग प्लेसेस, ठीक है। देखो फर्स्ट जो सेंचुरी थी उसके अंदर मेटल लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हुए आए, ठीक है। उन्होंने उसका मास प्रोडक्शन यूज हुआ, ठीक है। अब हड़प्पन्स के कुछ आर्टिफैक्ट्स थे, एरोस हेड, यानी कि जो उनके टूल्स थे जिससे कि, या फिर जो वेपन्स थे जिससे वो हंट करते थे या फिर अपना बचाव करते थे। एरो हेड बनाए जाते थे, एक्सिस बनाए जाते थे, चिक्सल, सिकल, ब्लेड्स, निडल, हुक्स एंड वेसल्स, ठीक है। अब देखो वेसल्स तो बर्तन होते हैं, बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है। रिसेंट एक्सकेवेशन इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ गंगास वैली shown that iron was produced early 1800 BC, ठीक है। मतलब अगर हम गंगा के बीच की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें पाई गई थी जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि जो हमारा मेटल है इंडिया के अंदर 1800 BC में ही फाउंड हो गया था या प्रोड्यूस होने लगा था। जिंक स्टील ऑल्सो यूज इन एशियंट इंडिया। अब जो जिंक और स्टील थे, ऐसे अलॉय थे, वो भी यूज होने लगे थे एशियंट इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब बहुत पहले ही चीज़ें बहुत जल्दी यूज होने लगी थी इंडिया के अंदर। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये एक पार्ट है छोटा सा, पहले कभी आया नहीं है पेपर में। कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर रिलेट टू बी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। अब अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह लोगों से मिलते हैं तो उन्हें एक इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी के अंदर कि वो कहाँ के हैं या फिर हम कहाँ के हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि हम इंडिया के हैं, ज्योग्राफी नहीं पता होगी आपको तो। पीपल अंडरस्टूड their own physical geography and the western countries they were unaware of their exact position on earth and distant to the other countries। देखो जब उन्हें पता नहीं था ज्योग्राफी के बारे में तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो पूरे अर्थ के अंदर, देखो अर्थ तो पता चल गया, अब अर्थ के अंदर हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो हम
दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो हमसे कितनी दूर हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जियोग्राफी को, ठीक है। इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड इन शिप बिल्डिंग, इंडियंस ने शिप बिल्डिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। जैसे कि शिप पहले यूज होते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में, तो शिप बिल्डिंग में भी इंडियंस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। लोथल आर साइड इन गुजरात प्रूविंग दैट ट्रेड फ्लरिश्ड इन दोज डेज बाय शी, ठीक है। अगर हम लोथल की बात करें, एक जगह है गुजरात के अंदर जहां पर से वहां पे बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह हमारा वो होता है जहां पर जो है ना सी के थ्रू ट्रेडिंग होती है, या फिर जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है वो सी के थ्रू होता है, समुद्र के थ्रू होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, वहां से अगर हम वहां की बात करें तो वहां से हमें ये पता चलता है कि पहले के जो लोग थे वो भी काफी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे समुद्र के द्वारा, ठीक है। अब हम पुराण्स की बात करें तो ऑल्सो हैव इन्फो अबाउट तीर्था एंड तीर्थ यात्रा, ठीक है। पुराण्स के अंदर भी मेंशन है तीर्थ की या तीर्थ यात्रा की, जिससे हम ज्योग्राफी के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब है हमारी बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी बिल्कुल वैसे ही है। आयुर्वेदिक मेडिसिन बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, ठीक है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो हमारी प्लांट किंगडम पे बेस्ड होती हैं, ठीक है, पूरे प्लांट्स पे बेस्ड होती हैं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट ऑल्सो डील विद प्लांट क्लासिफिकेशन, और जो हमारा आयुर्वेदिक टेक्स्ट है या फिर जितना भी लिखा हुआ सब चीज़ें हैं वो सब यही बताती हैं कि प्लांट्स कैसे हैं, वो मतलब कौन सा प्लांट किसके लिए यूज होता है उसका क्लासीफाई किया हुआ है। मैनी रेफरेंसेस टू द प्लांट डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल इन वैदिक लिटरेचर। देखो ह्यूमंस का तो है ही, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी जो भी डिसीज होती हैं वो भी उसका भी ट्रीटमेंट मेंशन है वैदिक लिटरेचर के अंदर, ठीक है। विन्य द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द ब्लाइट एंड मिल्ड्यू डिसीज, ये जो दो डिसीज हैं जो पाई जाती हैं उसका जो उसके बारे में मेंशन है विनय के अंदर, ठीक है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जर्मिनेशन यानी कि कैसे आप एक सीड को बोते हो, कैसे उससे पेड़ होता है, ठीक है। द टेक्निकल टर्म यूज सीड इज बीजा, ठीक है, बीज बोलते हैं, बीज। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड अंकुर वेदा, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड को क्या बोलते थे, अंकुर वेदा बोलते थे। अकॉर्डिंग टू सूत्रा की अगर हम बात करें तो प्रॉपर सीजन, अगर आपके पास प्रॉपर सीजन है, अगर आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी है और आपने उसको अच्छा सप्लाई दे रखा है, तो जो जर्मिनेशन होगा, जो ट्री होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये थी बायोलॉजी के बारे में एशियंट इंडिया के अंदर। अब देखते हैं हम हड़प्पन टेक्नोलॉजी ऑफ एशियंट इंडिया, ठीक है। अब हड़प्पन टेक्नोलॉजीज थी कुछ कि जो एशियंट इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस थी। इन अर्ली ह्यूमन स्टेजेस टेक्नोलॉजी रिफर टू एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग स्टोन टूल्स, क्लोथिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अगर हम टेक्नोलॉजी टर्म को समझें तो कोई भी अगर मॉडिफिकेशन अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में करते हैं तो उसे, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे स्टोन से टूल्स बनाना हो, चाहे वो क्लोथिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, उसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते थे, ठीक है, अर्ली ह्यूमन स्टेजेस के अंदर। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे, उसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो एग्रीकल्चर थी, जिससे कि वो बहुत अच्छा पैसा कमाते थे या फिर बहुत अच्छे चलाते थे अपनी स्टेट को। सेरेमिक टेक्नोलॉजी ऑल्सो डेवलप। अब जो सेरेमिक टेक्नोलॉजी थी यानी कि जो चीनी मिट्टी की जो बनावटें थी या फिर जो चीज़ें थी वो डेवलप होने लग गई, ठीक है। उसके अंदर पोर्ट्स, फाइन फायर्ड ब्रिक्स, है ना, ये सब चीज़ें बनने लग गई। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यूज फॉर कैरिंग वाटर, स्टोरिंग सीड्स एंड ग्रेन एंड कुकिंग, ठीक है। जो मिट्टी के बर्तन होते थे, पोर्ट्स होते थे, वो सब इस चीज़ों के लिए यूज होते थे। व्हील टर्न ग्लेन्स ऑन प्लेंटेड कवर्ड विद रेड स्ट्रिप, ये सब चीज़ें उस पर डिजाइंड होती थी, ठीक है। अब अगर हम ब्रिक्स की, ईंटों की बात करें तो फायर्ड ब्रिक विद अ 1:2:4, इस रेशियो में जो हमारी ब्रिक्स थी वो मिलने लग गई थी हाइट, विड्थ एंड लेंथ में, ठीक है। इसका प्रोपोर्शन था फॉर स्ट्रॉन्गर वॉल्स, मतलब अगर हम इस चीज़ को यूज़ करते थे, इस रेशियो को यूज़ करते थे, है ना, तो जिससे हाइट, विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, इन तीनों को हम अगर यूज़ करते थे और ब्रिक्स बना के अपना घर बनाते थे, तो जिससे क्या होता था, जो वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी, वो काफ़ी स्ट्रांग होती थी, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ बेक्ड एंड मड ब्रिक्स एंड स्टोन, ठीक है, उनका यूज़ ज़्यादा होने लग गया था। अब हम बिड मेकिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ बिड्स की फोटो लगा दूंगा अगर आपको मतलब नहीं पता, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। परफेक्टेड टेक्निक्स फॉर पॉलिशिंग, कलरिंग, ग्लेजिंग एंड ड्रिलिंग, ब्लीचिंग, ठीक है। हड़प्पन्स ने जो थी उसके अंदर जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से टेक्निक को जान लिया था, बीड्स को पॉलिश करने का, कलर करने का, ग्लेजिंग करने का, ड्रिलिंग करने का एंड उसे ब्लीच करने का, ठीक है। फेवरेट जो स्टोन थे उस समय पे वो था एक तो सर्लियन एंड एगोटा एंड जेस्पर, ठीक है। ये जो तीन स्टोन थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पर, ठीक है।
अब अगर हम कुछ अदर क्राफ्ट की बात करें, ये तो मेन क्राफ्ट हो गई सारी, और कुछ अलग क्राफ्ट की बात करें तो स्टोर एंड आइवरी क्रेविंग, यानी कि जो बोन्स होती हैं एलिफेंट्स की, या फिर एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं, ठीक है, उन पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, या फिर स्टोन कारपेट मेकिंग, इनलेड वुड वर्क, ठीक है, ये सब चीज़ें होने लग गई थी। बैंगल्स मेड फ्रॉम गोल्ड ब्रोंज, जो बैंगल्स थे वो गोल्ड से ब्रोंज से बनते थे। वीविंग विथ अ व्हील स्पन थ्रेड फॉर कॉटन एंड सिल्क, ठीक है, जो बुनाई होती थी कॉटन की या फिर सिल्क की वो होने लगी थी। तो ये सब चीज़ें थी हड़प्पन टेक्नोलॉजी। इसमें मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था हड़प्पन जो इसके अंदर ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। पहले आपको टेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन छोटी सी लिख कर आनी है, फिर इसके अंदर ये बताना है उसके अंदर मेन स्ट्रीम वगैरह क्या थी, फिर ये सब चीज़ें तो आप लिख ही दोगे। पोर्ट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, ब्रिक किसके लिए यूज़ होती है, बिड मेकिंग क्या था, ठीक है। सो ये था हमारी हड़प्पन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया 2022-23 और 2021-22 में पूछी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इस मतलब यूनिट का। इस तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अर्ली रेफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो वेदास मेंशन वेरियस गारमेंट्स एंड फैब्रिक लाइक वूल सिल्क अलॉन्ग विथ वीविंग एंड लूम्स, ठीक है। ये मेथड्स भी वेद्स के अंदर मेंशन है और सिल्क एंड वूल भी मेंशन है, ठीक है, जिससे कि गारमेंट्स और फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब है बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रोवाइड इंसाइट इनटू वीविंग स्किल, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर भी मेंशन है बुनाई का काम। जनता पेंटिंग डिपिक्ट क्लोथिंग एंड वीविंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग डाइंग फ्रॉम 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले एक अजंता पेंटिंग थी जो कि डिपिक्ट करती है कि क्लोथिंग एंड वीविंग होती थी, ठीक है, उस टाइम पर भी। अब देखो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, है ना, बिजनेस की बात करें तो द रोमन एम्पायर शो इंडिया एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन एंड स्किल। रोमन एम्पायर ये दिखाता है कि जो इंडिया थी वो मेजर एक्सपोर्टर थी, जिससे कि कॉटन और सिल्क एक्सपोर्ट करती थी इंडिया, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्टेड कॉटन टू चाइना एंड सिल्क टू इंडोनेशिया, ठीक है, ये तो पता ही हो गया। टेक्सटाइल स्पेशलिटी, ठीक है। अब मुस्लिन थी, अ थिन लूजली वूवन कॉटन फैब्रिक सुटेबल फॉर हॉट क्लाइमेट इंट्रोड्यूस टू यूरोप फ्रॉम बंगाल, ठीक है। मतलब बंगाल जो था इंडियन स्टेट, उसने यूरोप को इसे इंट्रोड्यूस किया था। और मुस्लिन जो थी एक बहुत मतलब पतली एक कॉटन का फाइबर होता था जो कि मतलब समर्स में यूज होता था। अब एक होता है सेलिको जो था हमारा अ प्लेन वुवन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम अनब्लीच्ड कॉटन ओरिजिनली फ्रॉम कलकत्ता केरला, ठीक है। ये केरला और कलकत्ता में बनी कलकत्ता नहीं है, कलीकट में स्टार्ट हुआ था ये ओरिजिनली। और ये क्या था, प्लेन एक वुमन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम अनब्लीच्ड कॉटन, ठीक है। फिर आता है चिंट्स की अगर हम बात करें तो अ टाइप ऑफ सेलिको का एक टाइप है प्रिंटेड विथ फ्लोरल, यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते थे उनकी जो उस पर पेंटिंग्स बनी रहती थी एंड कलरफुल पैटर्न्स, ठीक है। अब हम अदर फैब्रिक की बात करें तो इंक्लूडेड यूजफुल टेक्सटाइल फ्रॉम हम्प फ्लैम्प एंड लिनन एंड जूट, ठीक है। ये कुछ मतलब इन मैं फोटो मिल जाएगा तो लगा दूंगा। ये जो कुछ चीज़ें थी ये भी उस समय पर इंट्रोड्यूस हो गई थी टेक्सटाइल के थ्रू। अब है टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी, एक थी बीविंग एंड थी थ्रेडिंग, ठीक है। बीविंग जो हमारी बुनाई होती है, ठीक है, और तब डाइंग जो होता है हमारा दो चीज़ से होता था, मिनरल रिसोर्सेज से होता था और एक वेजिटल्स से होता था, ठीक है। या तो मशीन से होता था या तो कुछ प्लांट्स या एनिमल्स मतलब कुछ यूज़ करके होता था, ठीक है, डाइंग का काम। अब फिर आता है ब्लू फ्रॉम इंडिगो, यानी कि जो ब्लू कलर था वो इंडिगो से ले लिया जाता था, नील से। एंड रेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक मदर से एक प्लांट होता था जिससे कि रेड कलर को ले लिया जाता था। येलो फ्रॉम टर्मरिक एंड मैंगो बर्क, ब्लैक फ्रॉम आयरन एसिटेट, ठीक है। ये जो कलर थे इन सारी चीज़ों से लिए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लांट्स का भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंडिगो है, ये वेजिटल में प्लांट्स का यूज़ हो रहा है। और जैसे मिनरल्स है यानी कि जो मेटल्स वगैरह यानी कि आयरन है उनका भी यूज़ हो रहा है डाइंग के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है राइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब राइटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया कैसी थी, ठीक है। अगर हम पहले हम बात करें जो ब्रिज बर्क, ठीक है, ब्रिज बर्क यानी कि एक मतलब कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम क्या करते थे, हम एक ब्रिज बर्क यानी कि एक बोतल लेते थे, उसके अंदर हम
बहुत सारा मतलब इंक वगैरह डालते थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज मेनली नॉर्थ इंडिया, ये किसके अंदर यूज होती है सबसे ज़्यादा? नॉर्थ इंडिया में। विथ इंक मेड फ्रॉम फाइनली ग्राउंडेड चारकोल पाउडर एंड गम विथ सूथ फ्रॉम ऑयल लैम्प। ठीक है, एक बोतल लेते थे जिसके अंदर हम एक मतलब ऑयल डाल देते थे और उसके अंदर एक सूत यानी कि जो रस्सी होती थी वो डाल देते थे और उसके ऊपर हम क्या करते थे, एक चारकोल का पाउडर गम के साथ मिक्स करके उसके ऊपर डाल देते थे। ठीक है, तो जिससे क्या होता था, वो जब जल जाता था लैंप, उसके बाद हम उसे निकाल कर किसी पर लिखते थे तो वो काफ़ी डार्क होता था और दिखता था। ठीक है, और जल्दी मिटता भी नहीं था क्योंकि उसके अंदर गम हम मिक्स करते थे। एंड अब आता है पाम लीव्स। ठीक है, एक शार्प पॉइंट वॉज यूज टू टीयर द लीफ सरफेस फिल्म यूज चारकोल पाउडर। ठीक है, अब जो हमारी एक पत्ता होता था पाम का, उसके अंदर हम क्या करते थे, एक शार्प पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट लेते थे जिससे कि हम उसे टीयर कर सकते थे और उसके पे हम चारकोल पाउडर से लिख सकते थे। ठीक है, और अब देखते हैं हम, अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें, इन द बोथ केसेस कंसिडरेबल स्किल वर डेवलप टू प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगी। ठीक है, दोनों के अंदर ऐसी हमने स्किल डेवलप कर ली थी जिससे कि वो इंसेक्ट्स और फंगी से क्या हो सके, बच सके। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, देखो ये पत्ता ही तो है, अब पत्ते पे तो फंगी लग जाएंगी या फिर वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता था, उसके लिए हमने एक स्किल डेवलप कर ली थी जिससे कि हम उसे बचा सकें। The paper introduced in the 11th century CE in India from China via नेपाल। ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो पेपर था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 11th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो भी चाइना से हुआ था और नेपाल के थ्रू आता था। ठीक है, बाय द लेट 15th सेंचुरी कश्मीर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पेपर फ्रॉम रैक्स एंड हेम्प। ठीक है, रैक्स एंड हेम्प जो चीज़ें थी इन दोनों से मिलाकर, मतलब इसके एक पेस्ट से मिलाकर उसके साथ एक लाइम सोडा मिलाते थे उसे वाइट करने के लिए, जिससे कि वो कश्मीर क्या थी, एक हाई क्वालिटी पेपर प्रोड्यूस करने लगी थी। ठीक है, उसे इंडिया लेने लग गई थी। सर्वल यूरोपियन, मतलब इंडिया में तो है कश्मीर, सर्वल यूरोपियन विजिटर फ्रॉम द 15 to 18th सेंचुरी टेस्टिफाई दैट इंडियन पेपर वॉज ए हाई क्वालिटी। जो कुछ यूरोपियंस थे वो इंडिया को अगर जब उन्होंने विजिट किया 15 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो उन्होंने ये देखा कि जो इंडिया के अंदर जो पेपर की क्वालिटी है वो और वर्ल्ड से अच्छी, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मतलब कि इंडिया की जो पेपर की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी थी। देख रहे हो, 2021-22 में पूछा गया हुआ वाटर मैनेजमेंट इन एशियंट इंडिया। अब वाटर मैनेजमेंट कैसे था? एशियंट इंडिया शोकेस्ड अ वैरायटी ऑफ वाटर स्ट्रक्चर फॉर हार्वेस्टिंग, कंजर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर एफिशिएंटली। देखो, जब आप इंडिया की बात करो ना, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। ठीक है, उसके अंदर जो वाटर का जो हार्वेस्टिंग था और जो कंजर्विंग था या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो हर अलग अलग था, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर थे उसके। ठीक है, अभी भी अगर आप मतलब आप 10 गाँव में जाओगे ना या फिर, है ना, तो आप वहाँ पे ना देखोगे कि हर गांव में ना थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा। ठीक है, मतलब इन सिस्टम्स के अंदर सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग बना रखा है। ठीक है, अब है हमारा हड़प्पन्स यूज फॉर ट्रेपेजाइट ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट वेल्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलेप्सिंग अंडरग्राउंड प्रेशर। ठीक है, हड़प्पन्स जो थे वो एक ट्रेपेजाइट, एक ब्रिक्स को यानी कि ईंटों को यूज़ करते थे, मतलब एक ट्रेपेजाइट ऐसा होता है ना, मतलब ऐसी ब्रिक्स को यूज़ करते थे जिससे कि वेल बनाया जा सके, है ना, सर्कुलर वे में, और जिससे क्या हो कि अंडरग्राउंड जो प्रेशर से वो टूटे ना ईंटें। ठीक है, वेल वर बिल्ट इन वेरियस शेप्स। अब जो कुएं थे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप्स में बनते थे, यानी सर्कुलर, स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सबसे ज़्यादा सर्कुलर बनते थे। ठीक है, एंड मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ करते थे? वो ब्रिक्स यूज़ कर लेते थे या तो वो पत्थर यूज़ करते थे, स्टोन्स यूज़ करते थे। Villages ponds were crucial just not for groundwater research but for being interconnected। जो अलग अलग गांव थे उनके अंदर जो पोन्ड्स थे, ठीक है, जो तालाब थे, ठीक है, वो या सिर्फ वाटर के लिए ही नहीं थे, वो इंटरकनेक्टेड यानी कि लोगों को इंटरकनेक्ट कराने में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। ठीक है, जब आप किसी को अपना पानी, मतलब जो पानी होता था गाँव का, अगर वो किसी के साथ शेयर करते थे तो उससे वो दोस्ती बढ़ती थी। ठीक है, दिस नेटवर्क वर मेंशन्ड बाय विलेज कमिटीज एंश्योरिंग इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। विलेज के अंदर एक कमेटी होती थी जो कि डिसाइड करती थी कि किसको पानी कितना दिया जाएगा और इक्वली सब में पानी बांटा जाएगा, इसे इंश्योर करती थी। ठीक है, अब है हमारा पायरोटेक्निक इन इंडिया। 2022 से 5th सेम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोटेक्निक इज द साइंस ऑफ यूजिंग मटेरियल्स कैपेबल ऑफ एक्सट्रेमिक केमिकल रिएक्शन। एक हमारी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कैपेबल हैं मतलब केमिकल रिएक्शन कराने में, जिससे कि धुआं निकले। ठीक है, बेसिकली जिससे धुआं निकले या फिर आवाज़ हो। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट
लाइट एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे ये केमिकल के अंदर, मतलब जिसमें धुआं वगैरह निकलता है, स्मोक निकलता है, वो तो हमारी एक्सोथर्मिक होती थी, और जो नहीं निकलता जिसको एंडोथर्मिक होती थी। हीट लाइट गैस स्मोक एंड साउंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती थी, ऐसी साइंस होती है। फायर वर्क अपीयर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, ठीक है, जो पटाखे वगैरह थे वो कब आए इंडिया में 13th और 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। बाय द 16th सेंचुरी गन पाउडर बिकम अ की एलिमेंट इन वॉरफेयर, ठीक है। अब 16th एलिमेंट की बात करें तो वॉर्स के अंदर क्या हुआ था, लड़ाइयों में, यानी कि जो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती थी उसके में ना जो गन पाउडर था एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करने लग गया था, ठीक है। संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब द preparation of gunpowder using saltpeter एंड सल्फर एंड चारकोल इन वेरियस रेशियोज, ठीक है। अब जो हमारा संस्कृत टेक्स्ट है उसके अंदर गन पाउडर की जो रेसिपी है या फिर मेकिंग है वो अच्छे से मेंशन है, ठीक है, कि आप अगर कुछ रेशियोज के अंदर इन चीज़ों को मिलाओगे तो आपका गन पाउडर बन जाएगा और उससे आप मतलब उसे एक्सप्लोज कर सकते हो। रॉकेट बिगिन टू बी यूज इन इंडिया फ्रॉम वॉर्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है। जो रॉकेट था वो भी स्टार्ट इंडिया से हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर, पर रॉकेट जो था ना थोड़ा सा मतलब कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन इंडिया ने ही सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। और जब इंडियंस के पास इतना नहीं था तो वो कभी कभी क्या होता था, रॉकेट अलग डायरेक्शन में चले जाता था, ठीक है, अलग डायरेक्शन में चले जाता था, लेकिन जहाँ पे भी जाता था बहुत ज़्यादा मतलब चोट पहुँचाता था वहाँ पर, ठीक है। द ब्रिटिश टुक सम ऑफ दिस रॉकेट्स टू द इग्नेल फॉर द स्टडी विच एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी इन यूरोपियन वेलफेयर। देखो यही होता है, अभी ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा भाई ये तो रॉकेट है, इसे थोड़ा सा देखते हैं, उन्होंने मतलब इंडियन से देखा कि भाई यार कुछ रॉकेट सिखाओ, उन्होंने देखे रॉकेट और अपनी मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड ले गए, और इंग्लैंड में जाके उन्होंने उस पर प्रॉपर रिसर्च की, वो कैसे कैसे बनाया और उसे और अच्छे से एडवांस लेवल पर डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मतलब चीटिंग करी ब्रिटिश ने इंडियन के साथ। फिर है हमारा ट्रेड इन एशियंट इंडिया। अगर हम ट्रेड यानी कि कैसे बिजनेस मॉडल था इंडिया का, तो देखो द ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली बिफोर द एंड ड्यूरिंग इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो बेसिकली जो ट्रेड का जो नेटवर्क था ना वो एक्सपेंड हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलियम बीसी, जब मिलियम फर्स्ट बीसी थी, द लार्ज सिटी सच एज तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, पटना, राजगीर, वाराणसी, भरूच एंड मदुराई, ठीक है, इमर्ज एज अ मेजर ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। ये सारी जो जगहें थी ये मेजर ट्रेड सेंटर्स बन चुके थे। क्यों बन चुके थे? क्योंकि जो ट्रेड का जो एक हमारा रूट था ना, ट्रेड का जो हमारा एक रूट था, ठीक है, उसके बीच में रूट में हमारे ये जो सारे राज्य थे वो सब पड़ते थे, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या बन चुके थे, एक मेजर सेंटर बन चुके थे। दीज सिटीज वर जनरली सिचुएटेड ऑन मेजर ट्रेडिंग रूट्स, इसके लिए, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्रेड, ठीक है। और देखो इंडिया के अंदर क्यों इतना ज़्यादा वो डेवलप हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर ना जो ये जो सिटीज़ थी इसके अंदर बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर था जिससे कि जो ट्रेड हो सकता था, ठीक है। अब कौटिल्यास अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि ट्रेड जो था वो वन ऑफ द 3 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसके अंदर जो ट्रेड था वो 3 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक था, ठीक है। द हरप्पन्स एक्सपोर्टेड टिम्बर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बीड्स, शेल बैंगल्स, इवरी आइटम्स एंड पेरल्स टू ओमन, ठीक है। सो ब्राह्मीण एंड मेसोपोटामिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी हड़प्पन्स क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हाई लेवल पर, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो थी इंडिया के अंदर बहुत सारी थी, मतलब और इंडिया जो थी ना वो मतलब जब चीज़ें देती थी ना उसके बदले में सोना लेती थी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इंडिया जो काफ़ी सोना बहुत था, इंडिया के अंदर सोने की चिड़िया मानी जाती थी। इंडियाज डोमिनेंस अप टू प्री कॉलोनियल टाइम्स। देखो ट्रेड्स और ये जो है ना ये मतलब आया नहीं हुआ है पिछले साल, लेकिन मैं करा रहा हूँ क्योंकि पूरा सिलेबस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा। अगर कोई भी टॉपिक अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें रिस्क होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता होगा ना तो आप लिख कर तो आओगे। फ्रॉम द वन ऑन सेट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इंडिया एंजॉयड अ फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग सिग्निफिकेंट स्टॉक ऑफ गोल्ड, ठीक है। जो बैलेंस था इंडिया ने बहुत अच्छा बना रखा था ट्रेड के अंदर, जो भी चीज़ें देती थी उसके बदले में वो गोल्ड ले लेती थी, जिससे कि इंडिया के पास बहुत अच्छा एक स्टॉक हो गया था गोल्ड का। ड्यूरिंग मुगल्स टाइम्स इंडिया मेंशन ट्रेड डोमिनेंस, ठीक है। जब मुगल्स का टाइम्स था तो इंडिया जो थी डोमिनेट कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड के मामले में, ठीक है। अबुल फजल रिकॉर्ड्स 4000 ट्रेडर्स एंगेज इन ट्रेड ऑन द
ऑन द इंडस एंड इट्स पंजाब ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। इन दो जगहों पर जो थे 40,000 ट्रेडर जो थे वो ट्रेड करते थे, ठीक है। अबू फजल ने अपनी एक रिकॉर्ड में बताया था, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्टोरियन नोट इंडियाज हाई ट्रेड सरप्लस विथ यूरोप, ठीक है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका इन द कंट्रीज प्रिसाइडिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल से पहले जो थी इकोनॉमिक थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा हाई थी और उसका बहुत अच्छा ट्रेड सिस्टम था यूरोप के साथ, वेस्ट एशिया के साथ और अफ्रीका के साथ, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडियाज एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट, क्यों था ऐसा? क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो था ना प्रोडक्शन था लो कॉस्ट आइटम्स का, जैसे कि कॉटन और स्पाइसेस था ना, वो काफ़ी सस्ते थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अलॉन्ग साइड वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग कम्युनिटीज, और जो इंडिया के अंदर जो कम्युनिटीज थी ट्रेडिंग की वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। इंडियाज एंड चाइना कंट्रोल नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी 2000 ईयर अगो। 2000 साल पहले की बात करें तो इंडिया और जो चाइना थी वो 60% वर्ल्ड की जो जीडीपी थी उसे कंट्रोल करती थी, ठीक है। रिमेनिंग प्रीमियर इकोनॉमिक एंड ट्रेड पावर अंटिल द कॉलोनियल एरा, ठीक है। बहुत अच्छी पावर रखी उसने ट्रेड और इकोनॉमिक की इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जब तक कि उसके ऊपर ब्रिटिश रूल नहीं आया था, ठीक है। कॉलोनियल रूल कंसाइड विद अ स्टीप डिक्लाइन इन इंडियाज ओवरसी ट्रेड डोमिनेंस एंड ओवरऑल प्रोडक्शन एज अ ट्रेड, ठीक है। जब ब्रिटिश आ गए तो वो लोग अपना राज चलाने लगे, तो ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बहुत मेजर डिक्लाइन आया इंडिया के अंदर ट्रेड्स का, ठीक है, बाहर की कंट्रीज के साथ। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का पूरा जो ट्रेड सिस्टम था वो बर्बाद हो गया, ठीक है। कुछ पैसे वैसे नहीं रहे इंडिया के पास। इंडस्ट्री रूल्स वर डिटेक्टेड बाय द कॉलोनियल पावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के रूल्स वगैरह थे वो कौन डिक्टेट कर रहा था? वो कॉलोनियल पावर्स कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिश मास्टर कर रहे थे, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप आ चुकी थी उस समय, इंडियंस कुछ नहीं कर सकते थे इस वजह से, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो इंडिया का जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपको बस क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए हैं, ठीक है, मेनली सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए हैं। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको मेरा जो हैंडल है वो मिल जाएगा नोट्स के लिए, और आप वहाँ पर मैसेज करो और आपको नोट्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार एक अच्छा सा कमेंट करके जाना। मैंने यहाँ पे इसमें ना मतलब इस यूनिट के अंदर सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए हैं। देखो यहाँ पे जितने सारे टॉपिक थे आप देख रहे हो ना पूरे सिलेबस के अंदर, वो सब कवर हो गए हैं। और जो मैंने येलो पार्ट से हाईलाइट किए हैं वो प्लीज़ अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से अच्छे नंबर आना इसी से पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।